जनकपुर गांव में रहने वाली संतोषी के 5 बेटे थे, जिनकी शादी से संतोषी 5 बहुओं की सास बनी। मगर संतोषी की किसी भी बहू का संस्कार नाम की चिड़िया से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। मगर 5 बहुओं के अंदर घमंड कूट कूट कर भरा था। बहुओं के नाम रीता, मधु, पूनम, पूजा और अंजलि था। हॉल में बैठी बूढ़ी सास संतोषी अपने आप में बुदबुदा रही थी। हाय रे मेरी फूटी किस्मत, 5 बहुओं के रहते हुए भी रोजाना चाय की बाट जोहनी पड़ती है। अचानक संतोषी की 5 बहुएं सोफे पर आकर पसर जाती हैं। ये देखकर संतोषी माथा पकड़कर बोलती है, अरे मैं बुढ़िया यहाँ बाट जो रही हूँ कि मेरी कोई बहू चाय बना कर लाएगी, मगर तुम 5 को एक दूसरे की देखा देखी करनी थी, तो बस 5 की सोफा प्रदर्शनी शुरू हो गई। जब घरेलू काम काज में इतना फुहरपना दिखाओगी तो दिवाली की सफाई कैसे करोगी? माँ जी, किसने कहा कि दीपावली की सफाई नहीं होगी? ये रही ना 4 कांताबाई, ये करेंगी दिवाली की सफाई। अंजलि, कहीं ऐसा ना हो कि दिवाली की सफाई से पहले तुम्हारी सताई हो जाए। अंजलि, शायद तुम्हें सेंटर फ्रेश की जरूरत है। वो क्या है ना, आजकल तुम्हारी ये गजभर की जुबान जरूरत से ज्यादा ही फिसलने लगी है। दोनों बहुओं के बीच खिटपिट होता देखकर संतोषी कहती है, अरे बंद करो ये चू चपड़, वरना दिवाली की सफाई हो ना हो सास के हाथ तो तुम्हारी सुताई जरूर होगी। जब देखो दोनों के दोनों हिरोशिमा और नागासाकी की तरह आमने सामने चली आती हो। मुझे पता था कि दिवाली की सफाई को लेकर किल किल जरूर करोगी, इसलिए मैंने पहले ही दिवाली की सफाई के लिए कांताबाई को बुला लिया है। ये किया ना आपने समझदारी का काम सासू माँ, अब तो मैं दीपावली पर खास खरीदारी करूंगी। इसके बाद 5 बहुएं दीपावली के त्योहार के लिए खरीदारी में जुट जाती हैं और संतोषी कहती है, शादी के बाद इन 5 का ससुराल में पहली दीपावली है। ब्याह के पहले दिन से ही मेरी 5 बहुओं के बीच प्यार की बजाय तकरार ही हुई है। हे माँ लक्ष्मी, इस आने वाली दीपावली पर मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि मेरी 5 बहुएं लड़ाकू विमान बनने की बजाय उदार और नम्र बन सकें। 5 बहुएं एक दूसरे की देखा देखी एक ही दिन दीपावली की खूब सारी खरीदारी करके घर आकर अपने सास संतोषी से साज सामान दिखाती हैं। माँ जी, बिग बाजार में दिवाली धमाका निकला है, जिसमें महंगी साड़ियों पर 10% का डिस्काउंट मिल रहा है। ये देखिए, मैंने अपने लिए मरून कलर की साड़ी ली है। देख लेना माँ जी, इस दिवाली पर अपनी सभी जेठानी और देवरानी के बीच मैं दिखूंगी। इस गाढ़े रंग की साड़ी में तुम तो एकदम खूनी दुल्हन के जैसी दिखने वाली हो दिवाली के दिन। पर वो क्या है ना, मुझे तुम चारों की तरह रस्ते का माल सस्ते में खरीदने की आदत नहीं है। मैं तो हमेशा महंगे मॉल से ही खरीदारी करती हूँ। देखो, दीपावली पर पहनने के लिए मैंने कांजीवरम की साड़ी खरीदी है, पूरी 2 लाख की पड़ी है ये साड़ी। वैसे मधु, जब तुम दीपावली के दिन ये 2 लाख की तड़कती भड़कती साड़ी पहनोगी तो एकदम दिवाली की फुलझड़ी लगोगी। मधु को हंसी का पात्र बनता देखकर बची हुई बहू के मुंह से हंसी के फुहारे फूट पड़ते हैं। 5 बहू के बीच एक दयार को लेकर बोलबाला शुरू हो जाता है, जिसे देखकर बेचारी बूढ़ी संतोषी कहती है, अरे कम बख्तों, ये झूठी शोभा और सुंदरता का बखान बंद भी करो। जब देखो सजने सवरने के पीछे ससुराल को वाद विवाद प्रतियोगिता का मंच बनाई रहती हो 5 की 5। अचानक 5 बहुओं के पति घर में दस्तक देते हैं। तभी रीता अपने पति रमेश से कहती है, अच्छा हुआ जी जो आप आ गए, मुझे दीपावली की खरीदारी करने के लिए पैसे चाहिए। और पैसे? अरे रीता, कल ही तो तुम्हें दीपावली की खरीदारी करने के लिए पैसे दिए थे। अजी, वो पैसे खर्च हो गए, पर जो साड़ी मैंने खरीदी थी वो मुझे पसंद नहीं आई, इसलिए अब मैं दीपावली के लिए दूसरी साड़ी खरीद लूंगी। अगर ये मधु 2 लाख की साड़ी पहन सकती तो मैं 2.25 लाख की साड़ी पहनूंगी। इतनी बड़ी रकम सुनकर रमेश का कलेजा मुंह को आता देखकर संतोषी कहती है, हे ईश्वर, अरे सभी पड़ोसन के घर की बहुएं पति के घर आने पर उनसे पानी पूछती हैं, मगर मेरी ये 5 की 5 बहुएं दीपावली पर एक दूसरे से सुंदर दिखने की होड़ में बावरी बनकर मेरे बेटों का खून चूसने पर उतारू हो रही हैं। एक ही बात बार बार समझा बुझा कर थक चुकी हूँ। खुशियाँ सिर्फ खरीदारी से नहीं बल्कि पारिवारिक साझेदारी से आती है। इतनी सी बात इन 5 के पाव भर के भेजे में समाती ही नहीं। गिरीश,
मैंने सवेरे तुम्हें जो सामान की लिस्ट दी थी वो सामान कहाँ है? सॉरी पूनम, वो दिवाली पर दफ्तर में काम बहुत ज्यादा था, समय नहीं मिल पाया, इसीलिए मैं तुम्हारे मेकअप के सामान की खरीदारी में असमर्थ हो गया। अरे जेठानी जी, क्यों बेचारे जेठ जी की जेब हल्की करवा रही हैं? आप चाहे लाख लीपा पोती क्यों न कर लें, दीपावली का दिन आपका चेहरा अमावस की काली रात के जैसा लगने वाला है, मगर मेरा चेहरा चमकते सितारे की तरह चमकेगा। भूल मत अंजलि, तू भी मेरे ही मेकअप से लिपा पोती करके लाडो रानी बनी फिरती है। सासू माँ के सामने ज्यादा सती सावित्री बनने का ढोंग किया ना तो ऐसा सूतूंगी कि दिवाली से पहले तेरा दिवाला निकल जाएगा। ऐसे ही समय गुजर जाता है और देखते ही देखते दीपावली का दिन एकदम नजदीक आ जाता है। पांचों बहुएं एक दूसरे के खिलाफ षड्यंत्र रचती हैं। पांचों अपने अपने पतियों से अलग अलग पटाखे मंगवाती हैं। इतने सारे पटाखों का आखिर तुम करोगे क्या? पटाखों का पहाड़ बनाऊंगी। तुम भी ना कैसी बातें करते हो, दीपावली पर जलाऊंगी इसीलिए मंगवाया है। पूजा अपने पति के सामने तो बात को पलट देती है, मगर उसके मन में अलग ही खिचड़ी पक रही थी। वो मन में कहती है, इस दिवाली पर मैं ऐसा धमाका करूंगी कि मेरे चारों देवरानी और जेठानी को जीवन भर याद रहेगा। जल्दी से ये रात खत्म हो जाए और दीपावली का दिन दस्तक दे जाए। खिल्ली उड़ाई थी ना, अब इस रॉकेट बम से दीपावली पर चारों का दम न निकाला तो मैं भी मधु नहीं। रात की बेला बीतने के साथ अगले दिन दीपावली का त्योहार दस्तक देता है। पांचों बहुओं को बेसब्री से दीपावली की रात की बाट जोहता देखकर संतोषी कहती है, जब भी ये पांचों इस कदर शांत फिरती रहती हैं तो कुछ बुरा होता है। जाने आज इन पांचों के मन में कौन से ख्याली पुलाव पक रहे हैं। सूरज की घटती लालिमा के चारों ओर अंधेरा छा जाता है। पूरी दुनिया दीपावली का उमंग उत्साह मना रही होती है। वहीं पांचों बहुएं भी दबे पांव एक दूसरे के पीछे जलता हुआ पटाखा रखकर कहती हैं, अब जैसे ही अनार बम की सुतली में जली लौ खत्म होगी वैसे पटाखा बूम और पूजा पहुंचेगी परलोक। जैसे ही आलू बम फूटेगा चारों खाने चलेंगे। अचानक पांचों के पीछे रखे हुए पटाखों की सुतली में जल रही चिंगारी जैसे धागों को पार करके पटाखों में पहुंचती है। जोरदार धमाका होता है। अरे मैंने तो पटाखा पूनम के पीछे लगाया था, फिर ये मेरे पीछे क्यों करने लगी? ये पटाखे तो मैंने मधु पर लगाई थी, मगर मेरी चाल मुझ पर ही उल्टी पड़ गई। पटाखों के धमाकों से पांच बहुओं का हाल बेहाल हो जाता है। उनके बाल करंट की तरह लहराने लगते हैं। पटाखों के धुएं से पांचों का चेहरा काला पीला पड़ जाता है। अगले दिन कोई पांव पर पट्टी बांधे तो कोई हाथ पर पट्टी बांधे पलंग पर पड़ी थी, जिसे देखकर संतोषी कहती है, मना ली दिवाली, देखा तुम पांचों का पंगा एक दूसरे पर किस कदर भारी पड़ा। अगर शादी के शुरुआती दिन से पांचों ने जरा भी साझेदारी दिखाई होती तो आज पलंग पर नहीं पड़ी होती बल्कि पैरों पर खड़ी होती। अंजलि, पूनम, पूजा, सरिता, मुझे माफ कर दो। घमंड में आकर मैंने तुमसे बदसलूकी से बात की। अरे जेठानी जी, मेरी भी भूल चूक माफ कर दो, मैंने भी आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। इस तरह पांचों बहुएं एक दूसरे से माफी मांगकर आपसे साझेदारी से एक नई शुरुआत करती हैं। कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। देर से सही आखिरकार पांचों बहुओं की घमंड से चढ़ी आंखों का नजरिया बदल ही जाता है। गांव और शहर की बहू की दिवाली। गोमती के दो बेटे थे, सागर और शेखर। जहां शेखर पढ़ने के लिए शहर गया था, वहीं सागर गांव में खेती बाड़ी करता था। उसकी शादी 2 बरस पहले रमीला से हुई थी। रमीला पढ़ी लिखी नहीं थी, मगर वह घरेलू कामों में बेहद निपुण थी। ओ रमीला बहू, बनिए ने ये बही खाता भेजा है, जरा ये सारा हिसाब किताब पढ़कर बता दे। माँ जी, आप तो बेहतर जानती हैं कि मैंने शिक्षा का एक शब्द भी नहीं पढ़ा। बेड़ा गर्क हो तेरा, मेरी ही किस्मत फूटी थी जो मैंने एक अनपढ़ को अपने बेटे के पल्ले बांध दिया। अरे तुझसे बेहतर तो बित्ते भर के बच्चे जो क्षण भर के भीतर हिसाब किताब जोड़ लेते हैं। सास के मुंह से तानेबाजी सुनकर बेबस बहू बिलख पड़ती है। तभी अचानक दरवाजे पर गोमती का छोटा बेटा शेखर अपनी शहरी पत्नी अनन्या के साथ भीतर आता है। शेखर मेरे लाल, आ गया तू? शहर जाकर ऐसा भी क्या कहाँ कागज कलम चलाने लगा था जो अपनी बूढ़ी माँ को ही बिसार दिया। तकरीबन 3 बरस बाद तेरी सूरत देख रही हूँ। उसी बीच गोमती की नजर शेखर की शहरी पत्नी अनन्या पर पड़ती। शेखर बेटा, ये गोरी मेम कौन है? माँ, ये अनन्या है, मेरी बीवी और आपकी बहू। हेलो सासू मॉम। अरे वाह शेखर, बहू तो लाजवाब है, सर से पांव तक दूध जैसी उजली, सुंदर और पढ़ी लिखी है।
गोमती रमीला के सामने जानबूझकर अपनी शहरी बहू का खूब बखान करती है। गुजरते समय के साथ रमीला के लिए यह रोज की बात हो गई थी। पहले तो उसे सिर्फ सास के कटु शब्द ही सुनने पड़ते थे, मगर अब शहरी देवरानी भी उसे खरी खोटी सुनाती रहती थी। रमीला, अरे ओ रमीला बहू। जी माँ जी, कहिए। दीपावली आने में सिर्फ सप्ताह भर शेष रह गया। घर बार की सफाई आज से ही शुरू कर दे। घर का कोना कोना अच्छे से चमकना चाहिए। माँ जी, इतने कम वक्त में मैं अकेले साफ सफाई कैसे कर पाऊंगी? ईश्वर की दया से अब के बरस इस घर में 2 बहुएं हैं। बेहतर होता कि आप हम दोनों बहुओं के बीच कामकाज का बंटवारा कर देती। ये सुनकर शहरी बहू अनन्या रमीला पर बिगड़ते हुए बोलती है, अरे ओ गांव की गवार, होशो हवास में तो हो। मैं शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन की बेटी हूँ। एक तिनका हिलाना तो दूर, एक गिलास पानी भी मैं अपने हाथों से लेकर नहीं पीती थी। गनीमत समझो कि मैं यहाँ पर कॉपरेट कर रही हूँ। अरे अब सर पर खड़ी क्या है, जाकर काम में जुट जा। जहाँ गांव के सभी घरों में चाची काकी से लेकर ननद भाभी साझेदारी से साफ सफाई कर रही थी, वहीं बेचारी रमीला को अकेले ही दिवाली की सफाई को अंजाम देना पड़ रहा था। सवेरे से सफाई में संलग्न बहू देर रात तक दीपावली के लिए हर एक साज सामान की सफाई करती है। शुक्र है माँ लक्ष्मी की कृपा दृष्टि से 2 दिन में ही दिवाली की सफाई हो गई। अब जाकर जी में जी पड़ा है। दिवाली से 2 दिन पहले रमीला द्वार पर बैठी रंगोली बनाती है। तभी सरपंच वहाँ से गुजरते हुए बहू के बनाए रंगोली की सराहना करते हैं। अरे वाह रमीला, बहू क्या आकर्षक रंगोली बनाई है। सचमुच इस गांव भर में तुमसे बेहतर रंगोली कोई नहीं बना सकता। शुक्रिया सरपंच काका। जैसे ही सरपंच 2 डग आगे बढ़ते हैं, सास और उसकी शहरी बहू दोनों उस पर बरस पड़ते हैं। देख लो माँ जी, काम चोरी करना तो कोई जेठानी जी से सीखे। जानबूझकर ये रंगोली बनाने बैठ गई। अनन्या, शायद तुम्हारे शहर में रंगोली की रीत रिवायत नहीं है, मगर घर के द्वार पर रंगोली बनाने से माँ लक्ष्मी सुख समृद्धि देती है। बहू रानी, ये बाल मैंने धूप में सफेद नहीं किया, सब समझती हूँ। चूल्हा चौका से बचने के लिए फुहर पने में इस रंगोली की लीपा पोती पर पैसे फूंक रही है। सास और शहरी बहू मिलकर रमीला की रंगोली को खराब करके भीतर चले जाते हैं। दूर खड़े सरपंच जी को सोंझे तौर से सब कुछ दिख जाता है। उस रोज वह देर रात जागते हुए कहते हैं, इन शहरी सास बहू को सबक तो सिखाना पड़ेगा। काफी देर सोच विचार करके सरपंच कहते हैं, मिल गई तरकीब। अब रमीला को उसकी बनाई रंगोली ही इस दीपावली पर उसकी दुर्दशा को बदलाव देगी। देखते ही देखते दीपावली का दिन आ जाता है। जहाँ एक और शहरी बहू मजे से अपने पलंग पर पसरी हुई थी, वहीं गांव की बहू रमीला भोर को जागकर घर बहार कर द्वार धोती है। जिसके कुछ घंटे बीतने के बाद झुमकी उनके द्वार पर दस्तक देती है। अरे गोमती बहिनी, कहाँ हो? तनिक बाहर तो आओ। अरे झुमरी, तू बड़े दिनों बाद भूले भटके आई है। चल बैठ जा, चाय पानी पी कर जाना। अरे इतना बखत नहीं है भाई, झुमरी के झूम झूम कर गाँव भर में डिंडोरा पीटेक बा। अरे कैसा ढिंडोरा? आज दीपावली की रात में गांव में रंगोली की हमजोली नाम से खास प्रतियोगिता होने वाली है, जिसने गांव की सबन बहुरिया को अपन नाम लिखाए के हैं। जीते वाले विजेता बहुरिया को दीपावली पर 10,000 का इनाम मिली। सांझ के समय से मैदान में जुट जाना, चलत हैं। घटते सूरज की लालिमा के साथ दिवाली का अंधियारा छा जाता है। सभी सास बहू का जोड़ा रंगोली बनाने के सामान के साथ मैदान में आ जाता है, जहाँ सरपंच कहते हैं, तुम सभी बहुओं को 2 घंटे का समय दिया जाएगा। जो बहू दिवाली की रंगोली दी गई समय अवधि पर बना लेगी, वो विजेता कहलाएगी। जानन्या बहू और अपनी जीत का बिगुल बजा दे। इस रंगोली की सिकंदर तो मेरी शहरी बहू ही होगी। इसके बाद अनन्या रमीला को कहती है, तुम गांव की गवार बहुएं चाहे जितने भी पापड़ बेल लो, ये रंगोली की जीत तो अनन्या के नाम ही होगी। अनन्या, तुम इतने यकीन से कैसे कह रही हो कि जीत तुम्हारी होगी? क्योंकि शहर में ऐसे सैकड़ों रंगोली की पेंटिंग बनाकर बतौर जीत हासिल की है मैंने। सभी बहुएं फेटा बांधकर रंगोली बनाना शुरू करती हैं। हर सेकंड के साथ सभी बहुओं के हाथ तेजी से चलने लगते हैं। कुछ देर बाद, पिछले 1.5 घंटे से ये रंगोली बनाने की कोशिश कर रही हूँ, बावजूद इसके ये रंगोली मुझसे बन नहीं रहा है। थक हार कर शहरी बहू से बेमन से रंगोली बना देती है। सभी बहुओं की रंगों की रंगोली पूरी हो जाती है, मगर रमीला की आकर्षक रंगोली के सामने सभी बहुओं की रंगोली फीकी पड़ जाती है। अरे सरपंच जी, जल्दी से बयां कर दीजिए कि जीत तो मेरी शहरी बहू की ही हुई है। गोमती, किस बलबूते पर तुझे लगता है कि तेरी बहू रंगोली की विजेता है? अरे तेरी बहू की बनाई रंगोली देखकर ऐसा जान पड़ रहा है तेरी शहरी बहू ने श्रीलंका का नक्शा बना दिया है। रमीला की रंगोली सही मायने में जीत की हकदार है। इस रंगोली में रमीला की मेहनत है।
सभी ने केवल रंगों से रंगोली बनाई है, मगर रमीला की रंगोली में माँ लक्ष्मी की मनभावन कमल के फूल रंग और दीपावली के दियों से पूरे गांव को जगमग कर रहा है। इस दिवाली की रंगीली प्रतियोगिता की विजेता रमीला है। गोमती, हर इंसान अपने आप में पूरा नहीं होता। अगर तुम्हारी शहरी बहू के हाथों में कलम की कला मौजूद है तो तुम्हारी गांव की बहू रमीला में रंगोली की कला मौजूद है। इसके साथ वो एक बेहतर बहू और गृहिणी है। अपने बहू की कला की कदर करना सीखो। सरपंच की फटकार सुनकर शहरी बहू और सास बेहद शर्मसार होती हैं। बहू, अपनी सास को माफ कर दे। मैंने तुझे कभी बहू नहीं माना, बल्कि हर दिन तुझे मेरे बुरे ताने बाने सुनने पड़े। जेठानी जी, अपनी इस देवरानी को भी छोटी बहन समझकर माफ कर दो। शहर में रहने के कारण मैं इस गलतफहमी में जी रही थी कि शिक्षा ही जीवन का सार है, मगर आज दीपावली के सुनहरे मौके पर इस रंगोली प्रतियोगिता में हार हासिल करके मुझे ये समझ आ गया कि शिक्षा के साथ संस्कृति भी जरूरी है। ये सुनकर बहू की आंखों से खुशी की बदरा बरस पड़ती है और वह बोलती है, माँ जी, अनन्या, जो हुआ उसे बिसार दीजिए। आज दीपावली के दिन हम सास बहू एक नई शुरुआत करते हैं। गोमती अपनी गांव और शहरी बहुओं के साथ मिल बांट कर उमंग उत्साह से दीपों का त्योहार दीपावली मनाती है। साथियों, कोई भी इंसान अपने आप में पूरी तरह परिपूर्ण नहीं। हम सभी में एक खामी के साथ एक कला मौजूद है। बस जरूरत है तो उस कला की कद्र करने की। दिवाली के दिए बेचने वाली सास बहू। दिए ले लो, दिए, रंगीन दिए, दिए ले लो। अरे बहू, हमारे दिए खरीदने तो कोई भी नहीं आ रहा है। अब हम क्या करें? चिंता मत करो माँ जी, हौसला रखो। कोई ना कोई तो हमारे दिए जरूर खरीदेगा। तभी एक लीना नाम की औरत दिशा और कौशल्या के पास आती है और उससे कहती है, अरे वाह, तुम्हारे दिए तो कलरफुल लग रहे हैं और प्यारे भी लग रहे हैं। एक काम करो, मुझे ये अलग अलग रंग के सारे दिए दे दो। दिशा सभी प्रकार के रंग के दिए उठाकर लीला को पकड़ा देती है, जिसके बाद लीला उसे पैसे देकर वहाँ से चली जाती है। देखा माँ जी, मैंने कहा था ना, हौसला रखें, हमारे दिए भी मार्केट में बिकेंगे। धीरे धीरे करके दिशा और कौशल्या की दुकान पर दिए खरीदने वाले आने लगते हैं और वो दोनों अपने हाथों के बनाए हुए दिए बेचना शुरू कर देती है। देखते ही देखते सुबह से शाम हो जाती है और वह ठीक ठाक पैसा कमा लेती है। हमारी मेहनत रंग लाई है ना माँ जी। देखो, हमारी कला की मदद से आज हमने कितने पैसे कमा लिए। अरे बहू, यह सब तो तेरा किया धरा है। आज अगर तूने अपनी कला का इस्तेमाल न किया होता तो पता नहीं हम सभी को फिर से भूखा ही सोना पड़ता। चलिए माँ जी, अब घर चलते हैं। पिताजी और तरुण जी हमारा घर पर इंतजार कर रहे होंगे। दोनों सास बहू दिन भर दिए बेचने के बाद घर की तरफ लौटने लगती है और रास्ते में से कुछ हरी सब्जियां खरीद लेती है, जिसके बाद वो दोनों घर पहुंचकर खाना बनाती है और अपने पतियों के साथ बैठकर खाना खाती है। दिशा का ससुर दामोदर बहुत ज्यादा बीमार था और उसे पैरालाइज था, जिसके लिए वह दवाई भी लेकर आती है। यह लीजिए बाबूजी, मैं आपके लिए दवाई लेकर आई हूँ। अरे अच्छा हुआ बहू जो तू दवाई लेकर आई। आज सुबह से ही मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। दिशा अपने ससुर को दवाई खिला देती है, जिसके बाद वह घर से बाहर आंगन में बैठकर हाथ से दिए बनाना शुरू कर देती है। रात भर दिशा दिए बनाती ही रहती है, साथ में उसकी सास उसकी मदद करती रहती है। आखिर उन लोगों पर इतने दुख के पहाड़ क्यों टूट रहे थे और क्यों बेचारी दिशा अपने हाथों से दिए बनाकर लोगों को बेच रही थी? चलिए ये जानने के लिए कहानी में थोड़ा सा पीछे चलते हैं। अरे दिशा, कहाँ हो तुम? जल्दी से यहाँ आओ और मेरी टाई बांध दो। अभी आती हूँ जी। दिशा तरुण के पास आती है और उसकी टाई बांध देती है, जिसके बाद तरुण अपना बैग उठाकर ऑफिस के लिए निकल जाता है। उसके जाने के बाद दिशा घर के सभी काम करती है और अपने सास ससुर की देखभाल में लग जाती है। दिशा के ससुर की तबीयत पहले ही खराब रहती है, जिसके कारण वह हमेशा बिस्तर पे ही रहते हैं। एक दिन अचानक दामोदर के कमरे से गिलास के गिरने की आवाज आती है। अरे बाबूजी, क्या हुआ? आप ठीक तो हो ना? क्या हुआ जी? अचानक से यहाँ पर गिलास गिरने की आवाज आई थी। जैसे ही वो दोनों दामोदर को देखती हैं, वो जमीन पर गिरा हुआ उन्हें नजर आता है। दिशा और कौशल्या दोनों सास बहू मिलकर दामोदर को उठाती है और हॉस्पिटल लेकर जाती है। देखिए, हमने सारे टेस्ट कर लिए हैं। दरअसल पहले तो पेशेंट की तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन अब पेशेंट पैरालाइज हो चुका है। क्या क्या कहा? पैरालाइज? हाँ जी, पेशेंट पैरालाइज हो चुका है। अब आपको उनका अच्छे से ध्यान रखना होगा। दिशा और कौशल्या दोनों मिलकर दामोदर को वापस घर ले आती है, जिसके बाद दिशा शाम का खाना बनाने लगती है। शाम का खाना बनाने के बाद जैसे ही तरुण घर पर आता है, उसका चेहरा पूरी तरह उतरा होता है।
सुनिए जी, मुझे ना आपको कुछ बात बतानी है। दरअसल पिताजी की आज बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी। मैं और माँ जी उन्हें डॉक्टर के पास लेकर गए थे। क्या कहा डॉक्टर ने? पिताजी अब ठीक तो है ना? नहीं, पिताजी ठीक नहीं है, उन्हें पैरालाइज हो चुका है। डॉक्टर ने कहा है उनका खास ख्याल रखना है। यह सुनते ही तरुण की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह दिशा से कहता है, हे भगवान, दिवाली का समय पास आ रहा था और अचानक से इस समय मेरे मालिक ने मुझे काम से भी निकाल दिया। दरअसल कई महीनों से घाटे में चल रही थी कंपनी, जिसके चलते मेरे जैसे कई सारे वर्कर्स को निकाल दिया गया। तरुण की यह बात कौशल्या दरवाजे पर खड़ी हुई सुन लेती है, जिसके बाद वह तरुण से आकर कहती है, लेकिन बेटा अब क्या होगा? हमारे पास तेरे अलावा और कोई नहीं था। अगर तू भी नहीं कमाएगा तो इस घर का रोजमर्रा का खर्चा कैसे निकलेगा? आप चिंता मत कीजिए माँ, मैं और नौकरी ढूंढने की पूरी कोशिश करूंगा। तरुण को घर में बैठे हुए कुछ दिन निकल जाते हैं, लेकिन उसे कोई नौकरी नहीं मिलती। वहीं दूसरी तरफ जो उनके पास पैसा होता है वह भी सब घर का खर्चा में ही खत्म हो जाता है। अब उनके घर का राशन भी खत्म हो चुका है। घर में तो राशन भी नहीं है, खाने के लिए मैं क्या बनाऊं? कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अब हम लोगों के पास कोई चारा नहीं है। 2-3 हफ्तों से लगातार नौकरी तलाश रहा हूँ, कई तो इंटरव्यू भी दे चुका हूँ, लेकिन कोई भी मुझे अपने पास नौकरी पर रख ही नहीं रहा है। वैसे भी दिवाली का टाइम है, इस समय कोई नौकरी पर रखेगा भी नहीं मुझे। तभी दिशा के दिमाग में एक सुझाव आता है। देखिए माँ जी, तरुण जी का तो कोई काम लग नहीं रहा है और फिर इस तरह हमारा घर नहीं चल पाएगा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं मिट्टी के दिए बनाकर बेचूं। शादी से पहले भी मैं मिट्टी के खिलौने बनाया करती थी। दिवाली का समय है, मिट्टी के दिए बनाकर बेचूंगी तो सही से बिक जाएंगे। लेकिन बहू, अगर तू मिट्टी के दिए बनाकर बेचेगी तो मोहल्ले वाले हमारी बहुत बेइज्जती करेंगे। माँ जी, अगर हम समाज और मोहल्ले वालों की सोच के अनुसार चलने लगे तो हम सभी भूखे मर जाएंगे। मुझे मिट्टी के दिए बनाकर बेचने दो। जब तक तरुण जी का काम नहीं चल जाता तब तक मैं मिट्टी के दिए बनाकर बेचती हूँ। ऐसा कहकर दिशा मिट्टी लाती है और उसके दिए बनाना शुरू कर देती है, जिसके बाद देखते ही देखते दिशा ढेर सारे मिट्टी के दिए बना लेती है और उन्हें अपनी सास के साथ बाजार में ले जाकर बेचना शुरू कर देती है। शुरुआत में तो कोई भी उनके दिए नहीं खरीदता। अरे बहू, कोई भी हमारे दिए नहीं खरीद रहा है। देख बहू, मैं तो कहती हूँ चल यहाँ से चलते हैं। कौशल्या ऐसा कह ही रही होती है कि तभी उनका पहला ग्राहक उनकी दुकान पर पहुँच जाता है और उनसे दिए खरीद लेता है। माँ जी, आज मैंने केवल मिट्टी के दिए बनाए हैं। कल मैं मिट्टी के दिए बनाने के साथ उन्हें रंग भी रंगूंगी। फिर देखना हमारे दिए सभी लोग खरीदेंगे। वो दोनों सास बहू जितना भी कमाते हैं शाम तक घर वापस लौट आते। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, दिशा अपने रंग बिरंगे दिए लेकर बाजार में पहुंच जाती है, जिसके बाद वह दिए बेचना शुरू कर देती है। देखते ही देखते गांव के सारे लोग आकर उससे दिए खरीदते हैं, क्योंकि उसके पास जैसे रंग बिरंगे दिए थे वैसे रंग बिरंगे दिए किसी के पास भी नहीं थे। बहू, मुझे तुझ पर फक्र होता है कि तू हमारे घर की बहू है। अरे तूने सही कहा था, मोहल्ले और समाज की सोचेंगे तो हम सब भूखे मर जाएंगे। और वैसे भी कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। दोनों सास बहू दिवाली के आने से पहले तक खूब सारे दिए बेचती है, जिससे उनके रोजमर्रा का खर्चा निकलने लगता है। देखते ही देखते दिवाली आ जाती है और सभी दिवाली वाले दिन बहुत खुश होते हैं। तभी तरुण एक मिठाई का डब्बा लेकर आता है और सभी को मिठाई खिलाते हुए कहता है, माँ, दिशा, ये मिठाई खाओ। दिवाली के अच्छे मौके पर मुझे बहुत अच्छी नौकरी मिल गई। यह तो बहुत अच्छी बात है तरुण जी, लेकिन आपको नौकरी मिली कैसे? दरअसल मैं रास्ते से गुजर रहा था, तभी एक बहुत ही बूढ़ा व्यक्ति वह अंधा भी था, उसे सड़क पार करनी थी। बस मैंने उसकी मदद की। वह आदमी बहुत बड़ी कंपनी का मालिक था। उसने मेरी अच्छाइयाँ देखकर मुझे अपने पास नौकरी पर रख लिया। अरे वाह बेटा, यह तो बहुत अच्छी बात है। इस दिवाली के अवसर पर हमारी सभी परेशानियाँ खत्म हो गयी। दिशा और कौशल्या दोनों मिलकर अपने पतियों के साथ दिवाली का यह त्योहार खुशी खुशी मनाते हैं।